हेलो दोस्तों, एडविक क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। वर्णमाला में ही एक शब्द आया था लिपि चिन्ह, जिसका मतलब होता था लिखने का तरीका। और जैसे ही लिपि चिन्ह आया, लिपि से संबंधित जितने भी विशेष प्रश्न थे सभी को हम लोगों ने देख लिया था। चलिए आज आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला के भाग की। वर्णमाला के भाग। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ वर्णमाला के कितने भाग होते हैं, तो लास्ट में देखो क्या लिखा है, भाग। और भाग में कितने अक्षर, तो कहेंगे दुई। तो दुई बार क्या करो, भाग को काट दो। तो कितनी बार में कटा, तो कहेंगे 2 बार में। तो वर्णमाला के भाग की बात करें तो कितना होगा, 2। और 2 की बात करें तो कौन कौन, एक होता है स्वर और दूसरा होता है क्या, तो बोलेंगे व्यंजन। एक होगा स्वर और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। अब बात करें स्वर और व्यंजन की, तो स्वर व्यंजन हम लोग बचपन से ही क्या करते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। जब आप यूकेजी एलकेजी या जो यूपी बोर्ड वाले होंगे वो किसमें, गदहिया गोल में पढ़े होंगे। जब आप गदहिया गोल में गए होंगे तभी से आप पढ़ रहे हैं क्या, स्वर और व्यंजन। लेकिन अब उसी जानकारी को दोस्त हमें थोड़ा सा क्या करना है, बढ़ाना है। तो आइए एक एक के बारे में क्या करते हैं, चर्चा। पहले स्वर पढ़ेंगे अच्छे से, फिर क्या पढ़ेंगे, व्यंजन, जिनसे जितने भी प्रश्न होंगे इंपॉर्टेंट सभी को क्या कर लिया जाएगा, कवर। तो स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, फिर एक एक को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग क्या, स्वर। तो सबसे पहले पढ़ा जाएगा क्या, तो बोलेंगे स्वर। देखिए स्वर पढ़िएगा, न कि क्या, स्वर। समझ सकते हैं कि नहीं, अच्छी बात है। अब बात करें स्वर की परिभाषा की, तो बात करें स्वर की परिभाषा की, तो जो वर्ण खुद से बोले जाते हैं, खुद से उच्चरित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर। या इसी को अलग शब्द में बोले तो कहते हैं वे वर्ण जो उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर। आइए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। कह रहे हैं वे वर्ण जो वर्ण उच्चारण का मतलब होता है क्या, तो कहेंगे बोलने में। जो वर्ण उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का मतलब क्या, दूसरे वर्ण का। अन्य वर्ण का मतलब क्या, तो कहेंगे दूसरे वर्ण का, अन्य वर्ण का सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। नहीं लेते हैं तो उन्हें स्वर नहीं लेते हैं तो उन्हें स्वर कहते हैं। अब बात आती है, कह रहा है कि जो वर्ण उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का मतलब दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेते हैं, और जब दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है कैसे बोले जाएंगे, खुद से। और जो वर्ण खुद से उच्चरित होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, स्वर। और जो वर्ण स्वरों के सहायता से बोले जाएंगे, किसके, इनके सहारे बोले जाएंगे, उसे हम क्या कह देते हैं, व्यंजन।
तो व्यंजन जब आएगा तो व्यंजन के बारे में अच्छे से क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। पहले बात करते हैं किसकी, तो कहेंगे स्वर की। आइए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या या कुल संख्या पूछे तो उससे बता देना कितना, 11। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी, तो कितनी, 11। अब पूछेगा भैया आप अगर 11 बोल रहे हो तो इसका क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि किसके अनुसार 11 हम मानते हैं, तो उससे बता देना कि एनसीईआरटी और गुरु कामता प्रसाद के अनुसार, गुरु कामता प्रसाद के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी, 11 है। और कोई पूछे कि ये 11 कौन कौन से है, तो उनसे बता देना एक होता है अ, दूसरा होता है आ, तीसरे को बोलते हैं छोटी, और चौथे को बोलते हैं बड़ी, और पांचवें को बोलते हैं छोटा ऊ, और छठवें को बोलते हैं बड़ा ऊ, और सातवें को बोलते हैं री, और आठवें को बोलते हैं ए, और 10वें को बोलते हैं ओ, और 11वें को बोलते हैं क्या, ओ। टोटल कितने की बात करें तो कितने, 11। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर बचपन से हम लोगों ने कितना पढ़ा है, 13, 1 2 बच गए। सही बात है, आप लोगों ने कितना पढ़ा है बचपन से, 13। ये बात तो सही है, आपने भी पढ़ा और हमने भी पढ़ा। तो बात करते हैं कि ये जो 2 बचे हैं, इनको जब हम स्वर नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे क्या। तो इससे पहले आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ले लिया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी, तो उससे बता देना 11। पूछेगा किसके अनुसार, तो बता देना एनसीईआरटी और गुरु कामता प्रसाद जी के अनुसार। अब आइए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि बचपन से हम लोगों ने कितना पढ़ा, तो कहेंगे 13। और जब 13 पढ़े तो जाहिर सी बात है, अभी हम बताएं कितना, 11, तो 2 तो छूट गया होगा, छूट गया है ना। आइए उसको देख लेते हैं। एक छूट गया है क्या, अंक, और दूसरा छूटा था क्या, अह। अब बात आ गई कि जब ये दोनों छूट गए हैं और इनको हम क्या नहीं मानते हैं, स्वर, तो इनको मानते क्या हैं। जब इनको नहीं मानते हैं हम स्वर, तो इन्हें मानेंगे क्या, तो इन्हें मानते हैं हम लोग क्या, तो कहेंगे अयोगवाह। क्या मानते हैं, अयोगवाह। अब बात आती है कि ये अयोगवाह होता क्या है। लिखा है अ, फिर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, योग, और फिर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वाह। अ मतलब होता है नहीं, योग मतलब होता है जोड़ा, वाह मतलब होता है वहन करना। वह जोड़ा जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, फिर भी वर्णमाला में इसका हम क्या कर रहे हैं, वहन कर रहे हैं। वहन करने का मतलब क्या होता है, ढोना। बात समझ में आई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ अयोगवाह किसे कहते हैं, तो उससे बता देना जो वर्ण न तो स्वर हो, जो वर्ण न तो स्वर हो और न ही व्यंजन हो, न ही स्वर हो और न ही क्या हो, व्यंजन हो, न ही, न, एक मिनट कह रहा है कि जो वर्ण न तो स्वर हो और न ही व्यंजन हो, तो उन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो उन्हें अयोगवाह अब देखो,
अगर आपसे कोई पूछे कि अयोगवाह किसे कहेंगे तो बता देना वो वर्ण जो पूरी तरीके से न तो स्वर हो और न ही पूरी तरीके से क्या हो, व्यंजन हो। और जब स्वर व्यंजन दोनों में से कोई नहीं होगा, बीच वाला होगा, तो बीच वाले को क्या बोलेंगे, तो कहेंगे अयोगवाह। अब देखिए बात आता है कि इस अ का कुछ तो नाम होगा। इसको हम तो हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, अंक, और इसको क्या बोलते हैं, तो कहेंगे अह। लेकिन इन दोनों का भी अपना अपना एक क्या है, नाम है। इस वाले को हम बोलते हैं हम लोग अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं, तो कहेंगे अनुस्वार। और अनुस्वार का चिन्ह कैसे होता है, तो एक सीरो रेखा के ऊपर एक चुंडी लगी होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और इस वाले को बोलते हैं क्या, तो कहेंगे विसर्ग। इस वाले को क्या बोला जाता है, विसर्ग। और विसर्ग के चिन्ह की बात करें तो दो ठो ऐसे किसी वर्ण के पीछे बिंदी लगा होता है। जैसे में बात करें तो कहते हैं क्या, प्रातः। क्या बोलते हैं, प्रातः। अब देखिए अंक को क्या बोले, अनुस्वार, और इसको क्या बोलते हैं, तो कहेंगे विसर्ग। और पूछे कि इन दोनों को क्या बोलते हैं, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, अयोगवा। कभी कभी देता है कि अंक और अह को क्या बोलेंगे, तो बोलते हैं अयोगवा। कभी कभी ऐसे देता है, पूछता है अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, क्या, अयोगवा। आपसे उधर से पूछे चाहे इधर से पूछे, लेकिन इसको कहेंगे क्या, तो कहेंगे अयोगवा। अब बात आती है कि सर अयोगवाह, इसको जब हम इन दोनों को बोले हैं तो जाहिर सी बात है अयोगवाह नाम कोई ना कोई तो दिया ही होगा। मुद्दा उठता है कि नहीं, जब इनको हम स्वर नहीं माने, इसको क्या मान लिए, अयोगवाह, तो ऐसा कौन व्यक्ति था जो इसको क्या बोल दिया, इन दोनों को अयोगवाह। तो आइए उस व्यक्ति के बारे में भी क्या करते हैं, चर्चा। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी, इन्होंने अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा था। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह नाम दिया था, अयोगवाह नाम दिया था। अब बात आती है कि ये जो किशोरीदास वाजपेयी जी थे, इन्होंने अनुस्वार और विसर्ग को क्या बोला, तो कहेंगे अयोगवाह बोला था। बात आती है कि सर आपने बताया कि किशोरीदास वाजपेयी ने कह दिया अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह, तो क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ है, प्रमाण है, इसका स्रोत है? तो हाँ, मैं आपको स्रोत बताता हूँ कि इन्होंने इसको अयोगवाह जो नाम दिया है, कहाँ पे दिया है, तो किशोरीदास वाजपेयी की एक बुक है जिसका नाम है, इस बुक का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। और शब्दानुशासन बुक में इन्होंने अनुस्वार और विसर्ग को एक नाम दिया है, जिस नाम को क्या बोलते हैं, अयोगवाह। तो प्रमाण की बात करें तो प्रमाण भी आपको मिल गया। आपसे कोई पूछे अयोगवाह की संख्या कितनी, तो बता देना कितनी, 2। पूछे कौन कौन, तो बता देना अनुस्वार और विसर्ग। अब पूछेगा अनुस्वार और विसर्ग ना दिया हो तो बोल देना अंक और अह। बात समझ में आई? अब देखिए बात करते हैं इस बिंदी की। इस पे क्या लगा हुआ है, बिंदी। तो पूरे हिंदी की बात करें, पूरे संपूर्ण हिंदी में बिंदी की बात करें, इस वाले बिंदी को छोड़ के, तो हमें 4 तरीके के बिंदु देखने को मिलते हैं। संपूर्ण हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ तो संपूर्ण हिंदी में हमें 4 तरीके के किसी भी वर्ण या अक्षर पे हमें बिंदु देखने को मिलते हैं। आइए उन चारों बिंदुओं के बारे में आज आपसे चर्चा कर ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बिंदु आया तो हम बिंदु की कितनी बात किए, तो पूरे हिंदी की बात करें तो 4 तरीके के क्या होते हैं, बिंदु लगे होते हैं किसी भी अक्षर या वर्ण पे। उन चारों के बारे में आज
जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि बार बार बिंदु आके क्या करेंगे आपको परेशान। अब मैं चाहता नहीं हूं कि आपको क्या करे परेशान। अब देखिए किसी भी अक्षर का अगर हम खाका तैयार करते हैं तो ऐसे। अब देखिए ये जो ऊपर हम वर्ण लिखने के बाद ये अक्षर लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या खींचते हैं, लाइन खींचते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। कौन सा रेखा बोलते हैं, शिरोरेखा। और इस वाली खड़ी जो पाई है, इस वाले पाई को हम लोग बोलते हैं क्या, तो कहेंगे खड़ी पाई। इस वाले पाई को क्या बोलते हैं, खड़ी पाई। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा चार पाई। चार पाई की बात ना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसकी, खड़ी पाई की। इतनी बात तो समझ गए। अब देखिए बिंदु की बात करते हैं तो पूरे हिंदी में चार तरीके के बिंदु होते हैं। एक बिंदु जो है यहाँ पे लगा होता है, एक बिंदु वर्ण के पीछे लगता है, और एक बिंदु वर्ण या अक्षर के नीचे लगता है, और एक बिंदु जो होता है अक्षर के कहाँ लगा होता है, पहले। पूरे हिंदी की बात करूं मैं तो ये चार बिंदु हमें बार बार आके डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, और ये चारों बिंदु हमें कहीं ना कहीं देखने को हमेशा मिलते रहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? आइए इन चारों के बारे में आज जिक्र कर लेते हैं। जब कोई बिंदु इस शिरोरेखा के ऊपर लगेगी, जब कोई बिंदु कहाँ लग जाए, शिरोरेखा के ऊपर, तो इस वाले बिंदु को हम क्या बोल देंगे, अनुस्वार। क्या बोलेंगे, तो इनको बोलते हैं अनुस्वार। देखिए ये शिरोरेखा के कहाँ लगा है, ऊपर। जब किसी अक्षर के या वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर कोई बिंदु लगेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे अनुस्वार। और जब कोई बिंदु किसी अक्षर या वर्ण के कहाँ लग जाए दोस्त, पीछे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं, बताइए कहाँ, क्या बोलेंगे। देखो अगर हम संपूर्ण हिंदी की बात करें, पूरे हिंदी में एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसके पीछे ये वाला बिंदु लगता है। जिसके पीछे कौन सा बिंदु लगता है, ये वाला। और वो वर्ण संपूर्ण हिंदी में मात्र एक ही है, वो क्या नाम है, ड। क्या नाम है, ड। ड के बाद जैसे ही ड के पीछे ये वाला बिंदु लग जाता है तो इसको हम ड नहीं क्या पढ़ते हैं, तो कहेंगे अंगा। क्या पढ़ते हैं, तो कहेंगे अंगा। क्या पढ़ते हैं, अंग। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जो बिंदु है ये वर्ण के कहाँ लगता है, पीछे लगता है। ये बिंदु संपूर्ण हिंदी में मात्र एक ही अक्षर, एक ही वर्ण के पीछे लगता है, जिसका नाम क्या है, ड। और ड के जब ये पीछे लग जाता है तो इसको हम ड नहीं बल्कि क्या पढ़ते हैं, अंगा। और अंगा क वर्ग का कौन सा अक्षर, तो कहेंगे पांचवा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर। अब बात करते हैं इस वाले बिंदु की। किस बिंदु की, तो कहेंगे इस वाले बिंदु की। जब कोई बिंदु किसी वर्ण या अक्षर के दोस्त कहाँ लग जाए, नीचे, तो इसको हम बोलते हैं ताड़न जात। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, ताड़न जात। उच्छिप्त, उच्छिप्त। इसी को क्या बोलते हैं, उश्रिप्य, उश्रिप्य। इसी को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे द्विगुण। इसी को क्या बोलेंगे, तो कहेंगे द्विगुण। और पूरे हिंदी वर्णमाला की बात करें, हम पूरे हिंदी की बात करें, संपूर्ण हिंदी की बात करें, तो संपूर्ण हिंदी में दोस्त सिर्फ दो ही ऐसे वर्ण हैं जिनके नीचे क्या लगता है, बिंदु। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं, ताड़न जात, उच्छिप्त, उश्रिप्य और द्विगुण। और पूरे हिंदी वर्णमाला की बात करें तो सिर्फ दो वर्ण के नीचे लगते हैं, एक लगता है ड और दूसरा लगता है ढ। ड के नीचे बिंदी लगता है और कहाँ लगता है, ढ के नीचे। सिर्फ हिंदी में दो ही एक ऐसे मात्र वर्ण है जिनके नीचे क्या लगता है, बिंदु। और इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, उश्रिप्य व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन। और इसका एक नाम है। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम कहाँ करेंगे, जब पढ़ेंगे क्या, व्यंजन। इसके उपनाम कितने हैं, कौन कौन से उपनाम हैं, क्यों इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से क्यों बोला जाता है, सब बताएंगे दोस्त जब क्या पढ़ेंगे, व्यंजन। अभी थोड़ा जान लेते हैं। अब बात करते हैं इस वाले बिंदु की। तो ये जो बिंदु यहां लगा है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, नुक्ता।
क्या बोलते हैं, नुक्ता। और ये बिंदु किसी भी अक्षर के कहाँ लगता है, तो कहेंगे अक्षर के पहले लगता है, अक्षर के पहले लगता है, अक्षर के पहले लगता है। और जब कोई बिंदु अक्षर के पहले लग जाए तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे नुक्ता। इसी को कहीं कहीं दिया होता है क्या, नोप्ता। देखो बात कर रहे हैं नोप्ता की, समझना मत कभी क्या कोप्ता, नहीं तो खा जाओगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। देखो खाने की बात से हमेशा याद रहता है, इसको नोप्ता भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, नुक्ता भी बोलते हैं। जब कोई बिंदु अक्षर के या वर्ण के पहले लगे तो इसको क्या बोलेंगे, नुक्ता या नोप्ता। अब बात आती है कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके आगे नोप्ता लगा होता है। तो हम बात करें संपूर्ण हिंदी की, तो संपूर्ण हिंदी में 5 ऐसे वर्ण हैं जिन पे क्या लगा होता है, नोप्ता लगा होता है। बाकी किसी वर्ण पे नोप्ता नहीं लगता है। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं ऐसे जिन पे क्या लगता है, नोप्ता, तो कहेंगे 5। एक होता है क, दूसरा होता है ख, तीसरा होता है ग, चौथा होता है ज और 5वां होता है फ। देखो अब यहाँ पे क्या बिंदी लग गया ऐसे, इन बिंदुओं को क्या बोलते हैं, कहेंगे नोप्ता। ये वर्ण के कहाँ लगता है, तो आगे लगता है। तो नोप्ता वाले वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण हिंदी में कितनी, तो उससे बता देना कितना, खाली 5 हो। अब बात आती है ऐसा कौन व्यक्ति था जो इसकी पहचान किया होगा। कोई ना कोई तो बंदा रहा होगा ना जो इसकी क्या किया होगा, पहचान किया होगा, और जो बताया होगा कि ये जो वर्ण है जिन पे बिंदी ऐसे लगा है इनको नुक्ता या नोप्ता बोलते हैं। ऐसे कौन महापुरुष थे जो ऐसा बोल गए। तो आइए उनके बारे में भी जिक्र करते हैं। तो इस व्यक्ति का नाम था जिन्होंने ये बताया हमें क, ख, ग, ज और फ, इन 5 वर्ण के पहले जो बिंदी लगता है इनको क्या बोलते हैं, नोप्ता। और पूरे हिंदी वर्णमाला में या ही पूरे संपूर्ण हिंदी में 5 ऐसे वर्ण हैं जिनके नीचे लगा है नोप्ता। इन नोप्ता वर्णों की पहचान जो कराए हमें, उनका नाम था राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद, शिव प्रसाद क्या नाम था, तो कहेंगे राजा शिव प्रसाद। और राजा शिव प्रसाद को दोस्त एक उपाधि मिली थी, और इस उपाधि से हिंदी में बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। इसी उपाधि से क्वेश्चन बार बार पूछता है, उस उपाधि का नाम लेके कि ये उपाधि किसको मिली थी। तो इनको एक उपाधि मिली थी, इनके उपाधि का नाम था सितारे हिंद। क्या नाम था, तो कहेंगे सितारे हिंद। तो पूछता है कि बताओ किसको हिंदी सितारे हिंद की उपाधि मिली थी, तो वो व्यक्ति कौन थे, राजा शिव प्रसाद। इनका पूरा नाम की अब बात करें तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने बताया कि हिंदी में 5 मात्र ऐसे वर्ण हैं जो नोप्ता वाले हैं, जिनके पहले क्या लगे हैं, नोप्ता लगे हैं। ऐसे वर्णों की संख्या इन्होंने कितना बताया, 5। तो ये काम इन्होंने किया था। अब बात आती है कि ये जो नोप्ता वाले वर्ण हैं इनको और किस किस नाम से जानते हैं, तो इन वर्णों को क्या बोलते हैं, नई ध्वनियाँ। नई ध्वनियाँ। इसी वर्ण को क्या बोलते हैं, आगत व्यंजन, आगत वर्ण। क्या बोलेंगे, आगत वर्ण। इसी को और किस नाम से जानते हैं, तो कहेंगे गृहीत। कौन सा, गृहीत वर्ण। अब बात आती है कि यहाँ पे लिखा है नवीन ध्वनियाँ। नवीन का मतलब होता है नया, नई ध्वनियाँ का मतलब ऐसी ध्वनि जो हिंदी में कैसी है, तो कहेंगे नया है। बात समझ में आया। अब यहाँ पे लिखा है क्या, आगत वर्ण। कौन सा वर्ण, आगत। आगत का मतलब होता है आया हुआ। आगत का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो बता देना आया हुआ। कोई पूछे कहाँ से आया हुआ, क्या पूछ ले, कहाँ से आया हुआ, तो उससे बता देना कि जो वर्ण दूसरी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में आए हैं उन वर्णों को हम क्या बोलते हैं, आगत वर्ण। आगत का मतलब ही होता है आया हुआ। कोई पूछे कहाँ से आया हुआ तो उससे बता देना कहाँ से, दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आया हुआ। अब पूछे आगत वर्णों की संख्या कितनी, तो देखो ये है।
अब बात आती है कि ये जो नोपता वाले बिंदु वाले वर्ण है, इसको आगत तो बोल दिए। आगत क्यों बोले? क्योंकि ये दूसरी भाषा से आए हैं। अब जाहिर सी बात है, बात हम लोगों के सामने एक चीज़ उभर के आई कि अगर आया है तो किस भाषा से। सामने आया कि नहीं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा जब सर आपने बताया आगत का मतलब होता है आया हुआ, तो ये भी बता दीजिए ना कि किस भाषा से आया हुआ है। तो आपको आइए ये बात भी बता देते हैं कि ये सब आया है आखिर तो किस भाषा से आया है। ये जो आगत वर्ण है दोस्त, ये पांचों, ये कहाँ से आए हैं तो बता देना, ये अरबी और फारसी भाषा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? अरबी और फारसी भाषा से आए हैं। अब कहेंगे सर जी या तो अरबी बोल लीजिए या तो फारसी बोल लीजिए, दोनों भाषा से कैसे हो सकते हैं? बात आई कि नहीं? अब एक उदाहरण देते हैं। जब कोई बंदा कुछ बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, तो अक्सर आप लोगों ने एक शब्द सुने होंगे कि बहुत, एक वाक्य की बात करें तो बहुत सुने होंगे। लोग कहते हैं कि बहुत उर्दू फारसी बतिया रहा है। जब भी उर्दू का नाम लेते हैं साथ में क्या ठोक देते हैं? फारसी। बोलते हैं कि नहीं? जब कोई बंदा ज़्यादा बोलेगा तो बोलते हैं कि बहुत उर्दू फारसी बतिया रहा है, इसको हटाओ। बोलते हैं कि नहीं? देखो कुछ लोगों को तो ये लग रहा होगा कि नहीं, हमें भी कई लोग शायद बोल चुके होंगे। सही बोल रहे हैं ना? तो जब भी हम यूज करते हैं उर्दू अरबी फारसी एक साथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अरबी फारसी एक साथ बोल देते हैं। अब बोलने का रीज़न एक है। अब बोलेंगे कि सर जी ऐसे ही बोल देते हैं, तो आप भी मान लिए? ऐसे ही नहीं माने हैं दोस्त, बता रहे हैं। आखिर अरबी और फारसी को दोनों को एक साथ हम प्रयोग दोनों में से किसी एक का भी कभी करते हैं, कभी कभी दोनों का साथ में करते हैं। तो आखिर करते क्या है? इसका रीज़न भी आपको देता हूँ। अरबी फारसी बोलने का सीधा सीधा एक रीज़न होता है कि इन दोनों की जो लिपि होती है दोस्त, वो दोनों लिपि एक ही है। लिपि एक है। इन दोनों भाषाओं की, अरबी और फारसी दोनों भाषाओं की लिपि क्या है? एक ही है। एक ही लिपि होने के कारण हम इन दोनों का एक साथ नाम ले लेते हैं। अब हम कहें ये वर्ण किससे हैं तो कह देंगे अरबी के हैं। अरबी नहीं है तो क्या बोल देंगे? फारसी के हैं। और कभी कभी बोल देते हैं क्या कि दोनों है। रीज़न बोलने का क्या है? अगर हम अरबी बोल रहे हैं तो भी सही है, फारसी बोल रहे हैं तो भी क्या है? सही है। और दोनों बोल रहे हैं तो भी क्या है दोस्त? तो कहेंगे सही है। क्यों? सही होने का बस छोटा सा रीज़न है कि दोनों की लिपि क्या है? सेम है। एक ही लिपि होने के कारण इनको क्या बोलते हैं? अरबी फारसी। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो आइए एक बार फिर से चर्चा रिपीट कर लेता हूं। अगर आपसे पूछे कोई कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी, तो उससे बता देना कितनी? 11। पूछेगा कौन कौन से, तो ये भी बता दिया हूं आपको। और पूछेगा कि ये जो अंक और अह है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, तो बता देना अंक का जो नाम है उसका क्या नाम है? अनुस्वार। और जो अह का नाम है वो क्या है? विसर्ग। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? तो अयोगवाह बोलते हैं। पूछेगा कोई कि अयोगवाह काहे बोलते हैं, तो उसको बता देना जो वर्ण न तो पूरी तरीके से स्वर हो और जो न तो पूरी तरीके से क्या हो? व्यंजन हो। और जब दोनों में से कोई नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अयोगवाह। और जब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह नाम किसने दिया था, तो उससे बता देना कि अयोगवाह कहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? किशोरीदास वाजपेयी। कोई अगर पूछ ले आपसे कि इसका प्रमाण साक्ष्य है आपके पास, तो बता देना हाँ है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? हिंदी शब्दानुशासन। उसमें इन्होंने अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा है। इतना बात समझ में आई? अगर आपसे, अब देखिए अनुस्वार में ये जो बिंदी दिख रहा है, ये बिंदी हमें संपूर्ण हिंदी की बात करें तो 4 जगह देखने को मिलता है। और ये एकमात्र बिंदु नहीं है, 4 बिंदु है, चारों 4 तरीके के हैं। अगर जब हम किसी अक्षर का खाका तैयार करते हैं तो एक जीरो रेखा होता है जो हम अक्षर के ऊपर लगाते हैं, और एक नीचे जो खींचते हैं अक्षर लिखने के लिए, वो क्या होता है? खड़ी पाई।
तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? तो कहेंगे शिरोरेखा। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? तो कहेंगे खड़ी पाई। और जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगेगा उसको क्या बोलेंगे? तो कहेंगे अनुस्वार। और जो अक्षर के पीछे लगता है वो संपूर्ण हिंदी में मात्र एक ही मात्र ऐसा वर्ण है ड, जिसके पीछे क्या लगता है? बिंदी। जब बिंदी लगता है तो ड किस में बदल जाता है? तो कहेंगे अंगा में। और खड़ी पाई के नीचे जब बिंदी लगता है किसी वर्ण के नीचे लगेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ताड़न जात, उच्छिप्त, उसिप और दिगुड़। और संपूर्ण हिंदी की बात करें तो दो ही वर्ण मात्र हैं जिनके नीचे क्या लगाया जा सकता है? बिंदी। एक का नाम है ड और दूसरे का नाम है ढ। जब इन दोनों के नीचे बिंदी लगता है तो उसे पढ़ते हैं क्या? ड़ और ड़। अभी इसके बारे में जिक्र करूंगा कब? जब व्यंजन आपको पढ़ाऊंगा तब। अब बात करते हैं बगल वाले बिंदी की, जो किसी भी अक्षर से पहले लगता है उसे हम बोलते हैं नुक्ता या नोप्ता। कैसा वर्ण बोलेंगे? तो कहेंगे नुक्ता या नोप्ता वर्ण। और नुक्ता या नोप्ता वर्ण सिर्फ संपूर्ण हिंदी में 5 मात्र ऐसे वर्ण हैं जिनके आगे या जिनके पहले क्या लगाया जा सकता है? तो कहेंगे नोप्ता लगाया जा सकता है। उन वर्णों का नाम है क, ख, ग, ज और फ। और नोप्ता वाले वर्णों की पहचान करने वाले या हमें रूबरू करवाने वाले या बताने वाले महान शख्स का नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद, इनको एक उपाधि मिली थी सितारे हिंद। बार बार पूछता है कि बताओ सितारे हिंद किसको कहते हैं? तो किसको कहेंगे? राजा शिव प्रसाद जी को। बात समझ में आई? ब्रेन में घुसा लेना, एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा, घुसा के रखना हमेशा। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने बताया नोप्ता वाले या नुक्ता वाले वर्णों की पहचान करके हमें कि 5 मात्र ऐसे हैं जिनके पहले क्या लगा है? बिंदी। और इनको हम बोलते हैं कैसा वर्ण? तो इन्होंने बताया नोप्ता वाला वर्ण। बात समझ में आई? और इन नोप्ता वाले वर्णों को बोलते हैं हम नहीं दुनिया, आगत ध्वनि, आगत वर्ण या गृहीत वर्ण। बात समझ में आया कि नहीं? आगत का मतलब होता है आया हुआ, नवीन का नई का मतलब होता है नवीन ध्वनिया, और गृहीत का मतलब होता है अपनी भाषा का या घर का। छोड़िए, अब बात करते हैं कि ये जो 5 वर्ण हैं नोप्ता वाले, इनको हम किस भाषा से लिए हैं? तो इनको हम लिए हैं किस भाषा से? अरबी और फारसी भाषा से। अरबी और फारसी दोनों एक साथ बोलने का एकमात्र रीजन है, कारण है क्या? कि दोनों की लिपि सेम है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? तो कहेंगे अरबी और फारसी। तो स्क्रीनशॉट आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, वो भी करें। अगर पसंद आया है तो, नहीं आया है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। और जो लोग अगर नए देख रहे हैं आज इस वीडियो को, अभी नए हैं जो देख रहे हैं, वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और प्ले बटन पे प्ले लिस्ट में चले जाए और प्ले लिस्ट से जाके वो वीडियो को देख सकते हैं पुराने वाले। और अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो बगल में आई बटन लगा होगा, आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से पुराने वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। डेली 5 बजे शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा।